कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्तों के सामने खड़ा कर देती है जिन्हें समझने में वक्त लगता है। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ मजबूरी से, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी रिश्तों, इमोशंस और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से जुड़ी है, जहां पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून और अपनापन शायद सबसे ज्यादा कीमती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरी के लिए जहां आपको प्यार, रिश्ते, सेक्रीफाइस और जिंदगी का कुछ बेहद खूबसूरत लेसन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खूबसूरत कहानी। फिल्म का नाम है बिस्वनाथ एंड सन्स। तो कहानी की शुरुआत बिस्वनाथ से होती है। बिस्वनाथ इंडिया के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन में से एक है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसका एक अलग पैशन है, और वो है शूटिंग। इसी पैशन की वजह से बिस्वनाथ ओलंपिक में इंडिया की तरफ से शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि बिस्वनाथ ये कंपटीशन जीते, इसलिए उसके मुकाबले से ठीक पहले उसकी गन को तोड़कर खराब कर दिया जाता है। अब कंपटीशन शुरू होने में बस थोड़ा ही वक्त बचा है और बिस्वनाथ को समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। तभी उसे बचपन में अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है। उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि अगर हमारी कोई चीज खराब हो जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत फेंक देना सही नहीं है। पहले उसे रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पिता की वही बात याद करके बिस्वनाथ खुद अपनी गन को ठीक करता है और आखिरकार कंपटीशन में हिस्सा लेकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत जाता है। अपने बेटे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते देख उसकी मां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बिस्वनाथ के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। इसके बाद उसकी पूरी परवरिश उसकी मां ने ही की थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बिस्वनाथ को जिंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है और एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, ये सब उसकी मां ने उसे बचपन से सिखाया था। लेकिन बिस्वनाथ की मां के मन में एक बात हमेशा से खटकती थी। इतनी बड़ी दौलत और इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद इस पूरे परिवार का कोई वारिस नहीं था, क्योंकि बिस्वनाथ अब लगभग 40 साल का हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि बेटा, कम से कम मेरे लिए ही सही एक बार शादी कर, लेकिन बिस्वनाथ हर बार टाल देता है और कहता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही उसकी माँ की बस एक ही इच्छा थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने पोते को गोद में खिलाना चाहती है। उन्हें लगता था कि अगर उनका बेटा शादी कर ले और उसका एक बच्चा हो जाए तो उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन बिस्वनाथ शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी बीच अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप कराने पर पता चलता है कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और साथ ही उनका बीपी भी काफी हाई है। डॉक्टर्स को डर होता है कि अगर इसी तरह स्ट्रेस बना रहा तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए डॉक्टर्स उनकी सर्जरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी समझते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी के लिए उनका मेंटली रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है। आखिरकार डॉक्टर उनसे पूछ बैठते हैं कि आखिरकार आपको चिंता किस बात की है। तब वह कहती है, मेरी बस एक ही चिंता है, मेरी बेटी की शादी हो जाए। तभी डॉक्टर बिस्वनाथ से कहता है कि देखिए, आपकी माँ का ऑपरेशन हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद उनकी हेल्थ ठीक रखना काफी हद तक आपके हाथ में है, क्योंकि इस उम्र में स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं होती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर उसे अपने जान पहचान की एक लड़की के बारे में भी बताता है। वो लड़की विदेश में रहती है और खुद भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर को लगता है कि दोनों की अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है और बिस्वनाथ भी आखिरकार सोचता है कि शायद माँ की खुशी के लिए एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद बिस्वनाथ उस लड़की से बात करना शुरू करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी अटैच हो जाते हैं। लड़की विदेश में रहती थी, इसलिए बिस्वनाथ भी उससे मिलने के लिए बार बार फॉरेन जाता रहता था। इसी तरह देखते देखते करीब 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अचानक एक दिन पूरी मीडिया में बिस्वनाथ को लेकर सनसनी फैल जाती है। हर जगह खबर चलने लगती है कि बिस्वनाथ विदेश से वापस लौट आया है। लोग सोचते हैं कि शायद उसने उस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन जब बिस्वनाथ एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में शादी का कोई जोड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा होता है। आसपास मौजूद हर इंसान हैरानी से बिस्वनाथ और उस बच्चे को देखने लगता है। आखिर उसके हाथ में मौजूद ये बच्चा किसका है? मीडिया उससे सवाल करती है, ये बच्चा किसका है? बिस्वनाथ बिना किसी हेजिटेशन के सिर्फ इतना कहता है, ये मेरा बेटा है। लेकिन जब बिस्वनाथ से उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता तो बिस्वनाथ बताता कि इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, उसने सरोगेट मदर की मदद से इस बच्चे को जन्म दिलवाया है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई बच्चा या वारिस नहीं है, मेरे परिवार को उसका वारिस मिल चुका है। बिस्वनाथ की ये बात सुनते ही उसकी माँ को एक बहुत बड़ा शौक लगता है।
वो सोचती है कि ये तुमने क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था कि तुम शादी करोगे और अपनी पत्नी के जरिए मुझे पोता दोगे, लेकिन तुमने तो कहीं और से सरोगेट मदर की मदद से बच्चा पैदा करके ले आए। बिस्मिनात की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे का चेहरा देखती है, अचानक से उसके सारे सवाल गायब हो जाते हैं और उनके दिल में एक अलग ही खुशी पैदा हो जाती है। जिस माँ को इतने सालों से अपने परिवार के वारिस की चिंता सता रही थी, अब उसके सामने वही वारिस मौजूद था। इसलिए बेटे ने भले ही उनकी उम्मीद के मुताबिक शादी ना की हो, लेकिन बच्चे को देखकर उनकी खुशी का कहीं भी ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद बिस्मिनात की माँ उस बच्चे के साथ अपना काफी वक्त बिताने लगती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अचानक एक दिन उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। बच्चा खून की उल्टी करने लगता है। तब बिस्मिनात उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। जांच करने के बाद पता चलता है कि उस बच्चे को हड्डी से जुड़ी एक रेयर और गंभीर बीमारी है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर बच्चे को बचाना है तो उसे एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। डोनर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर डोनर बच्चे का अपना पिता या फिर माँ हो तो ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले बिस्मिनात का टेस्ट किया जाता है कि क्या वो अपने बच्चे को बोन डोनेट कर सकता है, लेकिन उसका ब्लड और बाकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है तो पता चलता है कि उसके डोनर बनने के चांसेस बहुत कम हैं। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी तरह इस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर को ढूंढ लिया जाए तो उसके जरिए बच्चे की जान बचाने की संभावना काफी ज्यादा है। अब बिस्मिनात के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि बच्चे की मां को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से बच्चे का ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। बिस्मिनात उस महिला को ढूंढने की पूरी कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जिस महिला ने सरोगेट मदर बनकर बच्चे को जन्म दिया था, उसकी पहचान को बाहर बताना इलीगली अलाउड नहीं था। लेकिन बिस्मिनात के पास पैसा और रिसोर्सेज दोनों थे। अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार वो उस लड़की के बारे में पता लगा लेता है। उसका नाम मैडी था और वो अमेरिका में रहती थी। बिस्मिनात तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है और किसी भी हालत में मैडी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो सीन वो देखता है उसे देखकर वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैडी एक पार्टी में मौजूद थी और फुल नशे में एंजॉय कर रही थी। वो हंसी मजाक करती है और अपना बर्थडे एंजॉय कर रही होती है। बिस्मिनात जैसे ही उसे देखता है उसे एक और बड़ा शौक लगता है, क्योंकि मैडी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। वो सोचने लगता है कि आखिरकार सिर्फ 22 साल की इस लड़की ने मेरे बच्चे को जन्म क्यों दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैडी जो है वो तमिल थी और वो तमिलनाडु से ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डॉक्टर ने इसी लड़की को चूज क्यों किया। वो तुरंत ही डॉक्टर के पास कॉल करता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो सरोगेट मदर बनने के लिए आई थी, हमने उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था बच्चे की जान बचाना। इसलिए वो मैडी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स को एक डोनर की जरूरत है और अगर माँ बॉन डोनेट करे तो बच्चे की बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिस्मिनात ने उसे सारी बातें बता दी थी, लेकिन मैडी के अंदर उस बच्चे को लेकर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। वो साफ कह देती है, मैं चलूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मुझे $75,000 चाहिए और जाने आने का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। बिस्मिनात उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और मैडी को अपने साथ इंडिया लेकर घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही बिस्मिनात की माँ मैडी को देखती है, उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है। वो हैरान होकर पूछती है, इतनी छोटी सी लड़की से तुमने बच्चा पैदा करवाया? ऊपर से मैडी का एटीट्यूड भी कुछ कम नहीं था। वो घर में आते ही काफी बेझिझक और थोड़े एरोगेंट अंदाज में बात करती है। बिस्मिनात की माँ को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब घर में आने के बाद वो बच्चे के बारे में ज्यादा सवाल भी नहीं करती, वो बाकी चीजों के बारे में ही पूछती रहती। दरअसल मैडी के लिए वो बच्चा सिर्फ एक बायोलॉजिकल कनेक्शन था, उसके लिए वो एक सरोगेट बेबी था, इसलिए वो बच्चे को लेकर ज्यादा इमोशनल नहीं होती। लेकिन रात में जब बच्चा लगातार रोने लगता तो बिस्मिनात की माँ ही उसे संभालती रहती। बच्चे रोने की आवाज सुनकर मैडी भी वहां आती और पहली बार वो बच्चे को अपने करीब लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वो बच्चे को हंसाने में कामयाब भी हो जाती है। यह देखकर बिस्मिनात की माँ उससे पूछती है, आखिर तुमने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला क्यों किया? तुम्हारी कहानी क्या है? तब मैडी अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि जब वो बहुत छोटी थी
तभी उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद वो एक ऑर्फनेज में पली बढ़ी। उसके पास पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। अपनी एजुकेशन के खर्चे के लिए उसने किसी से लोन लिया था, लेकिन वक्त के साथ उस लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता गया और कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर वो सरोगेट मदर बनती है तो बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसलिए उसने सरोगेट बनने का फैसला किया। उस पैसे से उसने अपना कर्ज चुकाया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मैडी बताती है कि उसके बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही। अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां होने के बावजूद मैडी उन्हें अपने चेहरे पर ज्यादा दिखाती नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से काफी खुश नजर आती थी। धीरे धीरे मैडी और बिस्वनाथ की माँ के बीच एक अलग तरह का कनेक्शन बनने लगता है। हालांकि मैडी अभी भी उन्हें उनके नाम से ही बुलाती थी। बिस्वनाथ की माँ को अभी भी लगता कि इस लड़की का एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन दूसरी तरफ मैडी जो कभी पैसों के लिए परेशान रहती थी, अब बिस्वनाथ के घर की लग्जरी और फैसिलिटी को देखकर अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय करने लगी थी। हालांकि बिस्वनाथ उससे पहले ही साफ साफ समझा देता है कि ऑपरेशन खत्म होते ही तुम्हें वापस जाना होगा। ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत बनाना, वरना बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। इसी दौरान मैडी देखती है कि बिस्वनाथ अपने साथ काम करने वाले कई लोगों की मदद करता है और उनके लिए काफी कुछ करता है। यह देखकर मैडी के मन में बिस्वनाथ को लेकर पहली बार एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। वो सोचती है चलो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा इंसान ही लगता है। तभी बच्चे का ऑपरेशन भी करीब आ जाता है। मैडी अपनी बॉन्ड का एक हिस्सा उस बच्चे को डोनेट करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार ऑपरेशन होता है और अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी बच्चे को करीब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। इन 2 हफ्तों में बच्चे और मैडी दोनों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। बिस्वनाथ की माँ दोनों की पूरी तरह केयर करती। मैडी के लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि बचपन से उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था। किसी ने उसे इस तरह प्यार से संभाला ही नहीं था। इसलिए अब उसे महसूस होता है कि पहली बार कोई उसे भी अपने परिवार के सदस्य की तरह केयर कर रहा है, और ये सब उस बच्चे की वजह से हो रहा था। दूसरी तरफ बिस्वनाथ भी हर रात हॉस्पिटल में ही रुकता। वो अपने बच्चे को लेकर काफी परेशान रहता और पूरी रात उसके पास मौजूद रहता। बिस्वनाथ का अपने बच्चे के लिए इतना केयर करना देखकर मैडी भी अंदर से काफी प्रभावित होती है। इसी बीच मैडी बिस्वनाथ से एक बात कहती है। वो कहती है मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे उन पैसों की उतनी चाहत ही नहीं रही। मैडी बिस्वनाथ से कहती है कि जब वो इस बच्चे और तुम्हारी माँ को देखती है तो उसे महसूस होता है कि आखिरकार उसे भी अपना एक परिवार मिल गया है। वो मानती है कि शुरुआत में उसने इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ पैसे की वजह से ही हाँ कहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक माँ वाली फीलिंग आ गई है। अब वो सच में चाहती है कि ये बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाए और वो उसकी केयर करे। मैडी की बात सुनकर बिस्वनाथ उसे भरोसा देता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। बिस्वनाथ की ये बात सुनकर मैडी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन से उसके मन में एक खालीपन था। वो सोचती थी कि क्या उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान या परिवार आएगा जो उसे अपना समझेगा, और अब पहली बार उसे ऐसा परिवार मिला था जहां उसे प्यार और अपनापन मिल रहा था। लेकिन मैडी के मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर इतना अच्छा इंसान शादी करने से क्यों भागता है? वो सरोगेट मदर की मदद से बच्चा पैदा करने के लिए क्यों तैयार हुआ? आखिरकार मैडी बिस्वनाथ की माँ से ये सवाल पूछ लेती है। तब बिस्वनाथ की माँ उसे उसके बेटे के अतीत की पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि बिस्वनाथ ने बचपन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके अपने पिता की वजह से था। जब बिस्वनाथ छोटा था तब उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर एक एक्ट्रेस से दूसरी शादी कर ली थी। ये बात बिस्वनाथ के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो अपने पिता के पास जाकर पूछता है, पापा आपने ऐसा क्यों किया? तब उसके पिता कहते हैं कि उनकी माँ के लिए जो प्यार था वो समय के साथ खत्म हो गया था। ये सुनकर छोटा बिस्वनाथ अपने पिता से कहता है, पापा आप ही तो मुझे सिखाते थे कि कोई चीज टूट जाए या खराब हो जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे रिपेयर करके संभाल कर रखना चाहिए। फिर अगर आपका माँ के लिए प्यार कम हो गया तो आपने उस प्यार को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा वो एक चीज थी और ये प्यार है। जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें समझ आएगा। हो सकता है कि एक दिन तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए प्यार कम हो जाए और तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगो।
अपने पिता की ये बात सुनकर बिस्वनाथ के मन में शादी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है, आपने जो गलती की है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। उस दिन बचपन में लिया हुआ फैसला बिस्वनाथ ने आज तक नहीं बदला। इसी वजह से 40 साल की उम्र पार करने के बावजूद उसने कभी शादी नहीं की। बिस्वनाथ की माँ मैडी को उसकी जिंदगी की ये पूरी कहानी बताती है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैडी के दिल में बिस्वनाथ के लिए थोड़ा प्यार पैदा होने लगता है। इसी दौरान दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। जहाँ मैडी अपने खाने का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ एक आदमी उसे धक्का दे देता है। उसके साथ काफी लोग थे, लेकिन मैडी भी डरती नहीं है, बल्कि उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। इसके बाद वो आदमी उसे भड़कते हुए बाहर ले जाता है और उसके साथ गाली गलौज करने लगता है और उसका गला भी पकड़ लेता है। जैसे ही बिस्वनाथ को इस बात का पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वो लड़का जो है वो ऑनर के बेटे का है। इसलिए वो उससे कहता है, तुमने सिर्फ इसलिए मैडी को बाहर निकाला क्योंकि ये होटल तुम्हारा है। अब मैं इस होटल को खरीद कर दिखाता हूँ। बिस्वनाथ उस होटल को खरीदने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि जो मैडी शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए इस परिवार में आई थी, अब उसे यहाँ एक बच्चे का प्यार, एक माँ का अपनापन और एक ऐसे इंसान का साथ मिल चुका था जिसे वो अपना फ्यूचर पार्टनर मानने लगी थी। इसलिए अब उसने मन बना लिया था कि वो इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बिस्वनाथ उसे बार बार एक ही बात समझाता था, मैडी, इस बच्चे और मुझसे ज्यादा अटैच मत होना, क्योंकि एक दिन तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा और जब तुम हमेशा अलग होगी तब तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा, और इस बच्चे को भी। अब बच्चे का ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। मैडी के इंडिया आने की वजह भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब उसके वापस जाने का समय आ गया था। लेकिन मैडी का उस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो चाहती थी कि किसी तरह बस वो हमेशा के लिए इस परिवार के साथ रहे। इसी दौरान वो बिस्वनाथ की माँ को अपने पास बुलाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि वो बिस्वनाथ से प्यार करने लगी है और वो इसी घर में रहना चाहती है। ये खुशी सुनकर बिस्वनाथ की माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी बिस्वनाथ के पास जाती है और कहती है, बिस्वनाथ, मैडी को जाने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है और अब हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। लेकिन बिस्वनाथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है, माँ, उसकी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? मैं 40 साल का हूँ और वो 22 साल की। हमारे बीच इतना बड़ा एज गैप है। अगर हम दोनों साथ रहे तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बिस्वनाथ किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। वो मैडी को खुद एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और वहां से वापस लौट आता है। अब वो ना उस बच्चे को दोबारा देख पाएगी और ना ही उस परिवार का हिस्सा बन पाएगी। लेकिन अगली सुबह न्यूज़पेपर और मीडिया में एक ऐसी खबर फैलती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगली सुबह जब लोगों को पता चलता है कि मैडी बिस्वनाथ के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, तो हर कोई हैरान रह जाता है। मैडी साहब कहती है कि मैं इस बच्चे की सरोगेट मदर हूँ और अब मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। वो बिस्वनाथ के खिलाफ केस करने तक की बात कह देती है और जिद पकड़ लेती है कि किसी भी हालत में वो अपने बच्चे को अपने साथ रख कर रहेगी। लेकिन असल में उसके मन में बिस्वनाथ के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह बिस्वनाथ और वो एक साथ हो जाए। और फिर आखिरकार दोनों के बीच का मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में भी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। एक तरफ बिस्वनाथन कहता है कि सरोगेट मदर होने के बावजूद मैडी का इस बच्चे पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था कि बच्चे के जन्म के बाद मैडी और बच्चे के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। लेकिन मैडी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कहती है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका में साइन हुआ था, इंडिया में नहीं, इसलिए इंडिया के लॉ के हिसाब से उस एग्रीमेंट को यहाँ वैलिड नहीं माना जा सकता। इसके बाद मैडी एक और पॉइंट उठाती है। वो कहती है, ठीक है, मान लिया कि बच्चा बिस्वनाथ का है, लेकिन इस उम्र में एक बच्चे को सिर्फ पैसे और फैसिलिटी नहीं बल्कि एक माँ की भी जरूरत होती है। वो आगे कहती है कि बिस्वनाथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सुबह घर से निकलने के बाद वो देर रात वापस आता है। ऐसे में वो अपने बच्चे की ठीक से केयर नहीं कर पाएगा। बिस्वनाथ कहता है कि उसके घर में सर्वेंट्स है और उसकी माँ भी है जो बच्चे का ध्यान रख सकती है। लेकिन मैडी का कहना था कि सर्वेंट्स और घर के बाकी लोग बच्चे की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसके मुताबिक बच्चे को सबसे अच्छी तरह उसकी अपनी माँ ही संभाल सकती है। आखिरकार जज फैसला सुनाता है। जज बिस्वनाथ से कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, तो अगले 6 महीने तक बच्चे को अपने पास रखिए और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। अगर इन 6 महीनों में बिस्वनाथ बच्चे को सुरक्षित और अच्छी तरह पालता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि बच्चा उसके साथ सेफ है।
लेकिन कोर्ट इस पूरे समय बिस्मिनात पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल टीम भी भेजता है। ये टीम समय समय पर चेक करेगी कि बिस्मिनात बच्चे की किस तरह से केयर कर रहा है और उसकी पूरी रिपोर्ट जज को दी जाएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रही तो बच्चा बिस्मिनात के पास ही रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बच्चे की कस्टडी मैडी को दे दी जाएगी। अब बिस्मिनात के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने अपना काम लगभग छोड़ दिया और खुद बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। यहाँ तक कि बच्चे का डायपर बदलने का काम भी अब वही खुद करने लगा था। लेकिन बिस्मिनात बचपन से ही बहुत ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस रहा था, इसलिए डायपर बदलते वक्त भी वो मास्क और ग्लव्स और बाकी सेफ्टी जैसी चीजें पहनने लगता और उन्हीं चीजों को पहनकर काम करता जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहा हो। कोर्ट की मॉनिटरिंग टीम जब ये सारी चीजें देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो ये सारी चीजें देखकर पूछते हैं कि ये बच्चा आपका ही है, आप कोई सीरियस ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें पहनकर आप बच्चों की केयर कैसे करेंगे। लेकिन मॉनिटरिंग टीम को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उधर जज ने एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन रखी थी। इन 6 महीनों के दौरान मैडी भी बच्चे के साथ उसी घर में रहेगी, वो भी बच्चे की केयर में शामिल होगी और कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगा कि दोनों बच्चे को किस तरह संभालते हैं। मैडी तो इसी मौके की तलाश में थी। इसके बाद मैडी और बिस्मिनात की मां मिलकर एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू करती है। किसी भी तरह बिस्मिनाथन को मैडी से प्यार करवाना है। अब दोनों मिलकर रोज बिस्मिनात को परेशान करती है। बिस्मिनात की मां लगातार यहाँ बिस्मिनात से कहती रहती है कि वो मैडी से शादी कर ले, लेकिन यहाँ बिस्मिनात बिल्कुल भी रेडी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि बिस्मिनात के पिता की दूसरी पत्नी अक्सर बिस्मिनात की मां से मिलने के लिए आया करती थी। भले ही वो उनके पति की दूसरी पत्नी थी, लेकिन अब बिस्मिनात की मां के मन में उनके लिए पहले जैसा गुस्सा या नफरत नहीं थी। वो उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। लेकिन बिस्मिनात को अपने पिता की दूसरी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी दौरान बिस्मिनात की स्टेप मदर अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने के लिए घर आती है। वो बिस्मिनात और उसकी माँ को शादी में आने के लिए कहती है। बिस्मिनात की माँ उन्हें भरोसा देती है कि ये उनकी भी फैमिली की शादी है, आपकी बेटी की शादी का खर्चा पूरा वो उठाएगी। इतना ही नहीं, बिस्मिनात की माँ अपने बेटे से कहती है कि वो अपने गहनों का आधा हिस्सा उसकी बहन को देना चाहती है। वो कहती है आखिर वो तुम्हारे पिता की बेटी है, तुम्हारी बहन है, हमें पुरानी बातें भूलकर अब एक फैमिली की तरह खुश रहना चाहिए। बिस्मिनात अपनी माँ की बात समझते हुए सिर्फ इतना कहता है, माँ आपको जो सही लगे आप वह कीजिए। इसी बीच कोर्ट की मॉनिटरिंग टीम बिस्मिनात के घर पहुंच जाती है। उनका मकसद ये चेक करना था कि बिस्मिनात सच में बच्चे की केयर कर रहा है या सिर्फ दिखावा। टीम को देखते ही बिस्मिनात बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करने लगता है, लेकिन असल में पीछे काफी समय से मैडी ही बच्चे को संभाल रही थी। इसी बीच दोनों के बीच बहस हो जाती है और मैडी तुरंत बिस्मिनात की माँ के पास जाकर बोलती है कि सासू माँ आप देखिए ना, मैं ही तो बच्चे को इतने समय से संभाल रही हूँ, और अब बार बार उन्हें सासू माँ कहकर बुलाने लगती है। ये सुनकर बिस्मिनात की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिस्मिनात की माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैडी ही उनकी घर की बहू बनेगी। वो मैडी से कहती है, मेरी जिंदगी में एक सवाल हमेशा रहता था कि मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन अब मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरे बेटे को हमेशा संभाल लोगी। लेकिन उसी रात अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे परिवार की खुशी एक पल में मातम में बदल जाती है, क्योंकि बिस्मिनात की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बिस्मिनात के लिए ये सदमा सहना बेहद मुश्किल था। जिस माँ ने उसे बचपन से इतनी मेहनत और प्यार से पाला था, उसका अचानक चले जाना उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। माँ के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी होने के बाद उसकी स्टेप मदर बिस्मिनात से मिलने आती है। वो बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। वो कहती है, तुम्हारी माँ इस शादी को अपने हाथों से करवाना चाहती थी, अब वो नहीं रही, इसलिए मैंने शादी को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। लेकिन बिस्मिनात अपनी माँ की इच्छा को याद करता है। वो कहता है, माँ अक्सर इस शादी की बात मुझसे करती थी, आप चिंता मत कीजिए, ये शादी मैं करवाऊंगा। बिस्मिनात आगे कहता है, जिस घर में अभी एक बुरा वक्त आया है, उसी घर में अब एक अच्छी शुरुआत भी होनी चाहिए। आप शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसकी स्टेप मदर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है। बिस्मिनात की माँ की आखिरी इच्छा थी कि पूरा परिवार एक साथ रहे, इसलिए बिस्मिनात भी इस शादी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेता है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी।
तभी दूल्हे के चाचा को पता चलता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो बिस्वनाथ के पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है। यह सुनते ही दूल्हे के चाचा का गुस्सा भड़क जाता है। वो कहते हैं कि बिस्वनाथ के पिता तो कब के गुजर चुके हैं, लेकिन ये लड़की उनके पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है और उन्हें इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुशी नहीं है। चाचा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनकी बात को घर में लगभग हर कोई मानता था, इसलिए उनके विरोध करते ही शादी पर संकट मंडराने लगता है। शादी रुकने तक की नौबत आ जाती है। दुल्हन इस बात से बेहद दुखी हो जाती है। बिस्वनाथ उसे समझाता है क्योंकि आखिर वो उसकी बहन थी, लेकिन मेघना अपने मन में बिस्वनाथ के लिए सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो कहती है, आप इतने सालों से मेरी माँ और मुझसे नफरत करते आए हैं। मैं भले ही आपके पिता की दूसरी पत्नी की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ भी उतने ही जुड़े थे। बचपन से मैंने आपके प्यार के लिए कितना इंतजार किया है। वो आगे बताती है कि सिर्फ उनके गुस्से की वजह से उसने बचपन से ही अकेलापन झेला है। यहाँ तक कि जब उसके दादा दादी को पता चला कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो उन्होंने भी हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। इस वजह से उसने और उसकी माँ ने पूरी जिंदगी बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। यह सब सुनकर बिस्वनाथ को पहली बार एहसास होता है कि उसके परिवार में सिर्फ उसकी जिंदगी में दर्द नहीं था, बल्कि उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ ने भी बहुत कुछ सहा है। बिस्वनाथ को समझ आ जाता है कि समाज में लोग आज तक उसकी बहन को सिर्फ दूसरी शादी से पैदा हुई लड़की के रूप में ही देखते हैं। उसके दादा दादी आज तक उससे मिलने नहीं आए, इसलिए बिस्वनाथ फैसला करता है कि अब वो अपनी बहन के लिए हर चीज ठीक करेगा। वो सबसे पहले उसके दादा दादी के घर जाता है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी ने दूसरी शादी की थी, लेकिन वो आज भी आपकी बेटी है। उसने आपके लिए बहुत कुछ किया। अब पुरानी सारी बातें भूल जाइए और अपनी पोती की शादी में जरूर आइए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दूल्हे के चाचा को मनाना। बिस्वनाथ उनके पास जाकर कहता है, चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि दूसरी शादी से पैदा हुई है? आप उसे गलत मत समझिए, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात मेरी बहन है। अगर उसकी बेइज्जती होगी तो मेरी भी होगी। बिस्वनाथ उन्हें समझाता है कि आखिरकार ये दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। काफी समझाने के बाद आखिरकार वो दूल्हे के चाचा को शादी के लिए राजी कर लेते हैं। आखिरकार सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और शादी भी अच्छी तरह से हो जाती है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद बिस्वनाथ अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कई चीजें खो दी है और कई गलतियां भी की है। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, भले ही कोई दूसरी शादी से परिवार में आया हो, लेकिन वो भी परिवार का हिस्सा ही होता है। अब बिस्वनाथ को समझ आता है कि गलती उसकी सोच में थी, लेकिन उसे ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि मैडी के इस घर में आने के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। अब शादी भी अच्छी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैडी के मन में अभी भी सिर्फ एक ही इच्छा थी। वो किसी भी तरह बिस्वनाथ से शादी करना चाहती थी। वो कई बार कोशिश करती है, लेकिन बिस्वनाथ उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच काफी बड़ा एज गैप है। तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो, अगर हमने शादी कर भी ली तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब तुम सिर्फ 40 की होगी। उस उम्र में तुम्हारा मन करेगा कि तुम पूरी दुनिया घूमो, नई चीजें देखो और जिंदगी एंजॉय करो, लेकिन शायद उस वक्त मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं होगी। इससे आगे चलकर हमारी बीच अननेसेसरी प्रॉब्लम्स और इमोशनल पेन भी आ सकता है। इसलिए बिस्वनाथ फैसला करता है कि बेहतर होगा कि दोनों शुरुआत में ही अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर दे। वो मैडी से कहता है, तुम्हें सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगी तो कल को तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। मैडी उसकी बातों को मान लेती है और वो कहती है, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, लेकिन पढ़ाई पूरी खत्म होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगे? बिस्वनाथ कहता है कि मैं वादा नहीं कर सकता। इसके बाद बिस्वनाथ मैडी को दोबारा अमेरिका भेज देता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसकी पढ़ाई और वहां रहने का पूरा खर्चा भी बिस्वनाथ ही उठाता है, क्योंकि उसने शुरुआत में ही मैडी से वादा किया था कि जब तक वो उसके साथ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाएगा। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। मैडी आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और वो छोटा सा बच्चा भी अब करीब 5 साल का हो चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैडी वापस बिस्वनाथ के पास आती है और आखिरकार उससे अपना वही सवाल पूछती है। मैडी पूछती है, अब तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, क्या अब हम शादी कर सकते हैं? लेकिन बिस्वनाथ सीधे शादी की बात नहीं करता। वो कहता है, अभी उस बारे में छोड़ो, मैं चेन्नई में एक नया हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस हॉस्पिटल को संभालो। तभी उनका बच्चा बीच में एक ऐसी बात कह देता है जिससे मैडी को बिस्वनाथ की असली इंटेंशन समझ आ जाती है। बच्चा कहता है, मम्मा आपको अभी भी समझ नहीं आया? अगर पापा आपको चेन्नई के हॉस्पिटल में संभालने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा साथ रखना चाहते हैं। अब मैडी को समझ आ जाता है कि बिस्वनाथ
बिस्वनाथ ने भले ही सीधे शब्दों में शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, लेकिन उसके एक्शन साफ बता रहे थे कि उसने मैडी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये पूरा परिवार एक साथ रहने वाला था। भले ही बिस्वनाथ और मैडी के बीच 20 साल का एज गैप था, लेकिन उनके दिल के बीच कोई उम्र नहीं थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे और उनकी बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग थी। इसलिए इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार दोनों अपने प्यार को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और रिश्तों से पूरी होती है। जिस इंसान ने शादी से दूरी बनाकर अपनी जिंदगी अकेले बिताने का फैसला किया, उसी बिस्वनाथ को मैडी और उसके बच्चे ने परिवार की असली वैल्यू समझाई। उसने महसूस किया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर आपके पास अपने लोग नहीं हैं तो उस दौलत का कोई मतलब नहीं है। कई सालों के बाद आखिरकार बिस्वनाथ अपने दिल की बात मैडी के सामने रखता है और मैडी, बिस्वनाथ और उनका बच्चा तीनों एक साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उम्र में 20 साल का फर्क होने के बावजूद उनके रिश्ते में प्यार और अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं थी। यही इस फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। रिश्तों की खूबसूरती उम्र से नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से तय की जाती है। दोस्तों, आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।